हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड रहेंगे। और ये मेरे पीडीएफ के क्वेश्चन हैं जो मैंने पीडीएफ अभी ये न्यू पीडीएफ के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी न्यू पीडीएफ के क्वेश्चन हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, यानी कि अभी बन रहे हैं, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने उसमें से 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ। और ये जो पीडीएफ रहेगा ना, ये जो न्यू वाली पीडीएफ रहेगी, ये न्यू पीडीएफ में आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, मतलब आंसर भी, मतलब क्वेश्चन विद आंसर नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। और एक्सप्लेनेशन आपको कैसे मिलेगी? हिंदी में मिलने वाली है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये न्यू पीडीएफ मैं ऐसे कुछ बना रही हूँ जिसमें आपको हिंदी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी भी रहेगी उसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप हिंदी में मिल जाएगा तो आप लोग को समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पीडीएफ है 4 राइटर पर, पीडीएफ है 4 राइटर पर, जो कंप्लीट 4 राइटर पे पीडीएफ है, और ये आपको 199 में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको क्वेश्चन विद आंसर है, ठीक है। और एक पीडीएफ आया आपकी 79 में है, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इन सभी के क्वेश्चन आपको, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। और इसमें आपको 199 में कंप्लीट 4 राइटर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ को ले सकता है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक और पीडीएफ तैयार कर रही हूँ जो आपकी न्यू पीडीएफ है, अभी ये तैयार हो रही है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, उसी के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ही, इसमें एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ मिल जाएगी, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिलहाल आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो ये क्वेश्चन विद आंसर है, और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये पीडीएफ अभी तो बनी रही है, जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए यहाँ से मैंने लिया है, 826 है, पीडीएफ से ही उठाया है। M.H. Abrams characterized Wordsworth poetry as having an outward looking intention. What did he claim Wordsworth poems call us to look towards? ठीक है, क्या रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि M.H. Abrams ने वर्ड्सवर्थ की कविताओं को एक बाहरी दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है। वर्ड्सवर्थ की कविताओं को क्या किया है? एक बाहरी दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है। व्हाट डिड ही क्लेम वर्ड्सवर्थ पोएम्स कॉल अस टू लुक टूवर्ड्स, मतलब उन्होंने दावा किया कि वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं हमें किस ओर से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। ये M.H. Abrams के अनुसार है। इन्होंने वर्ड्सवर्थ की कविताओं को एक बाहरी दृष्टिकोण के रूप में कैरेक्टराइज किया है, परिभाषित किया है, और इनका दावा ये है कि हम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं कि वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हमें किस ओर से देखने के लिए प्रेरित करती हैं, आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन में है आपके बियॉन्ड ऑलवेज टू समथिंग हायर, डीपर, बेटर, समथिंग बियॉन्ड द शेल्फ, या विद इन द माइंड ऑफ द पोएट हिमसेल्फ, कि टुवार्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि टुवार्ड द रियलिटीज ऑफ सोसाइटी। तो वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं हमें किस ओर से देखने के लिए प्रेरित करती हैं M.H. Abrams के अनुसार, ठीक है, बताना है यहाँ पे। तो आप मेरी पीडीएफ लेंगे, ये वाली जो पीडीएफ है न्यू वाली, इसमें क्या होगा, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ पे, और पूरी हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहेगी, जिससे आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बियॉन्ड ऑलवेज टू समथिंग हायर, डीपर, बेटर, समथिंग बियॉन्ड द सेल्फ, मतलब M.H. Abrams के अनुसार वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो आत्मा के उच्च, गहरे और बेहतर स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। वे व्यक्तिवाद से परे जाकर एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की बात करती हैं। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं, वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं, जहां आत्मा नेचर और ब्रह्मांड की अद्भुत के साथ एकाकार हो जाती है। तो ठीक है, ये याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो आत्मा को उच्च, गहरे और बेहतर स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है, ये याद रखना है M.H. Abrams के अनुसार। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंट्रास्ट टू M.H. Abrams, Geoffrey Hartman claimed
द वर्ड्सवर्थ पोइट्री कॉल्स अस डीप इनटू व्हाट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एम.एच. एब्राम्स के विपरीत जेफरी हार्टमैन ने कहा कि वर्ड्सवर्थ की कविताएं हमें कहाँ ले जाती हैं। तो एम.एच. अब्राम्स ने क्या कहा, इनके अनुसार क्या थी कि वर्ड्सवर्थ की कविताएं क्या है, बियॉन्ड है, ऑलवेज टू समथिंग हायर, डीपर, बेटर, समथिंग बियॉन्ड द सेल्फ। मतलब कविताएं बहुत ही आत्मा के उच्च, आत्मा को कहाँ ले जा रही है, उच्च, गहरे और बेहतर स्तर पर ले जाने की प्रेरित करती हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री। ये एम.एच. अब्राम्स के अनुसार है। लेकिन जस्ट इसका विपरीत जेफरी हार्टमैन का दावा है कि वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो हमें कहाँ लेके जाती हैं। द माइंड ऑफ पोएट्स हिमसेल्फ, की रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, आउटवर्ड लुकिंग इंटेंशन। तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे जेफरी हार्टमैन की बात हो रही है, जेफरी हार्टमैन की। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, द माइंड ऑफ द पोएट हिमसेल्फ, ए करेक्ट हो जाएगा। जेफरी हार्टमैन है, इन्होंने वर्ड्सवर्थ को एक ऐसे कवि के रूप में देखा है जो अपनी कविताओं के माध्यम से आत्मा अवलोकन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाता है। मतलब इनका कहना है कि वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो बाहरी दुनिया की सुंदरता को दिखाने के बजाय कवि के मन के अंदर की जो गहराई है उसका पता लगाती है। हम सही बात है, यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं। जेफरी हार्टमैन के अनुसार है कि वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो बाहर दुनिया की सुंदरता नहीं दिखाती है, बल्कि पोएट के अंदर क्या चल रहा है उसकी गहराई के बारे में पता लगाती है, उनके विचारों, भावनाओं की जटिलता को समझने का प्रयास करती है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री अकॉर्डिंग टू जेफरी हार्टमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका, नेक्स्ट वन क्या है, कह रहा है कि जेफरी हार्टमैन वॉज इंटरेस्टेड इन वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ व्हाट, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जेफरी हार्टमैन ने वर्ड्सवर्थ को किस प्रकार के कवि के रूप में देखा है, ये बताना है। जो जेफरी हार्टमैन है उन्होंने वर्ड्सवर्थ को किस प्रकार के कवि के रूप में देखा है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ थॉट के रूप में, कि आउटवर्ड लुकिंग इंटेंशन, कि सोशल रियलिटीज़ के रूप में, कि नेचुरल ब्यूटी के रूप में। वर्ड्सवर्थ को किस प्रकार के कवि के रूप में इन्होंने देखा है जेफरी हार्टमैन ने, ठीक है, बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हार्टमैन है इन्होंने वर्ड्सवर्थ को एक ऐसे कवि के रूप में डिस्क्राइब किया है या वर्णित किया है जो फिनोमिनोलॉजी ऑफ थॉट में रुचि रखता हो। यानी कि फिनोमिनोलॉजी ऑफ थॉट मतलब सोच के दर्शन, ठीक है, सोच के दर्शन, जो सोच के दर्शन में रुचि रखता हो, इस रूप में इन्होंने वर्ड्सवर्थ को इस कवि के रूप में देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं, जो पोयम है, पोइट्री है, वो मानव विचार प्रक्रिया और चेतना की गहराई का विश्लेषण करती है। ठीक है, जो आत्मा यानी कि जो आत्मा और मनोविज्ञान के केंद्र में रख के ही उनकी पोइट्री दिखती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बताना है कि क्वेश्चन कैसे लगे, अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि क्वेश्चन कैसे आपको लग रहे हैं। वर्ड्सवर्थ विशेस टू पेन अ फिलोसफिकल पोयम द रिक्लूज विच रिमेन्स अनफिनिश्ड, विच पार्ट्स ऑफ द रिक्लूज आर मेंशन। यहाँ पे बताना है क्या कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने द रिक्लूज नामक एक दार्शनिक कविता लिखने की योजना बनाई थी। उन्होंने एक दार्शनिक कविता, रिक्लूज नाम की एक दार्शनिक कविता लिखने की योजना प्लान किया था, जो कि अनफिनिश्ड रह गई है, अधूरी रह गई है। द रिक्लूज के कौन से भागों का उल्लेख किया गया है ये बताना है। रिक्लूज तो नहीं आया लेकिन उसके पार्ट्स जरूर आए हैं, तो उस पार्ट्स का हमें नाम बताना है, चाहे वो इंट्रोडक्शन के रूप में ही आए हैं लेकिन आए हैं। रिक्लूज तो नहीं लिखा गया, इन्होंने एक बड़ी पोयम, लॉन्ग पोयम लिखने की सोची थी, योजना बनाई थी, जिसका नाम था रिक्लूज, बट ये इसको तो लिख नहीं पाए, अनफिनिश रह गया, लेकिन इसके पार्ट्स आए हैं यानी कि इंट्रोडक्शन के रूप में बताना है। प्रिल्यूड है कि एक्सकर्जन है, सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है, फोर साइड सागा एंड जस्टिस है, आइलैंड फेरिसेस एंड जॉय है। देखिए यहाँ पे सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ या फोर साइड सागा, जस्टिस, आइलैंड फेरिसेस एंड जॉय, ये सभी वर्क किसके हैं, गॉल्सवर्दी के हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रिल्यूड था एंड एक्सकर्जन था, ये ध्यान रखना है। प्रिल्यूड को एज एन इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये रिक्लूज का ही दोनों पार्ट है। तो रिक्लूज वर्ड्सवर्थ की एक लंबी दार्शनिक कविता थी जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। इसके दो प्रमुख पार्ट थे, वो पार्ट कौन से थे,
ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे, प्रिल्यूड और एक्सकर्जन लिखे गए थे। प्रिल्यूड इनकी क्या है, ये भी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। प्रिल्यूड क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ओके, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जबकि द एक्सकर्जन क्या है, ये दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का वर्णन है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, देखिए ये जो पीडीएफ बनेगी ना, ये जो मैं न्यू पीडीएफ बना रही हूँ, अभी तो हुआ नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा ना तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें समझने की कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, या क्वेश्चन आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि पूरा आपको एक्सप्लेन दिया रहेगा, वो भी हिंदी में दिया रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसके मतलब क्या है, ठीक है। तो सारे ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे आपके 4 राइटर्स हों, लिटरेरी टर्म्स वगैरह हों, सारे ऐसे बनने वाले हैं आपको क्वेश्चन। व्हाट डज द होम एट ग्रासमेयर रिप्रेजेंट, इसका बताइए क्या होगा। द होम एट ग्रासमेयर का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताना है। दी फर्स्ट बुक ऑफ रिक्ल्यूज है, यानी कि द होम एट ग्रासमेयर जो है ये रिक्ल्यूज की फर्स्ट बुक है, कि रिक्ल्यूज की लास्ट बुक है, कि गोल्सवर्दी की पोयम है, या एब्राम्स क्या एक फिलोसफिकल एस्से है, बताना है। ये मैंने बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए जो दी होम एट ग्रासमेयर जो है ये रिक्ल्यूज की पहली फर्स्ट बुक ऑफ रिक्ल्यूज है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ओके। ये वर्ड्सवर्थ की अपनी जीवन यात्रा और ग्रासमेयर में उनके निवास के महत्व को दर्शाती है, दिखाती है। और ये जो पोयम है ये वर्ड्सवर्थ की नेचर के प्रति प्रेम और उनके जो घरेलू जीवन की शांति का एक प्रतीक है, ये भी याद रखना है। तो सिंपली ये याद रखना है, जो होम एट ग्रासमेयर क्या है, ये रिक्ल्यूज की पहली पुस्तक है, फर्स्ट बुक है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हेन वॉज द होम एट ग्रासमेयर पब्लिश्ड, ये पब्लिश कब हुआ था, ये रिक्ल्यूज की पहली, ये क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि रिक्ल्यूज की पहली पुस्तक कौन है, फर्स्ट बुक कौन सी है, तो वही है आपकी द होम एट ग्रासमेयर, यही है। और ये पब्लिश कब हुआ था, तो ये भी याद रखना है 1888 आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, कि 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, कि 1904 या 1921 बताना है। यानी कि ये पब्लिश कब हुआ था, पोएट के डेथ के बाद आपने बताना है, ठीक है। तो ये जो द होम एट ग्रासमेयर है ये वर्ड्सवर्थ के जीवन काल में जब वो जीवित थे तब तो पब्लिश नहीं हुआ, इतना तो पक्का है कि ये पोएट के डेथ के बाद ही हुआ है। अब कब हुआ है इस डेट में आपने बताना है कि कब हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पोएट के जीवन काल में जब वो जीवित थे तब तो पब्लिश नहीं हुआ, ये उनके डेथ के बाद बहुत समय के बाद 1888 में पब्लिश हुआ था, आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, ठीक है। और ये उनके जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा ही संपादित किया गया था। ऐसी भी बात होती है कि उनके जो फॉलोअर्स थे या उनके जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा ही इसे एडिट किया गया था, जारी की गई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो क्या है, उनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, कि फर्स्ट नॉवेल है, क्रिटिक ऑफ सोसाइटी है, कि कलेक्शन ऑफ एस्से है, क्या है प्रिल्यूड। तो इतना याद रखना है जो प्रिल्यूड है आपका, ठीक है। प्रिल्यूड जो है ये रिक्ल्यूज का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये याद रखना है, ये रिक्ल्यूज का जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये भी है और वो भी है, एक्सकर्जन भी है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, वर्ड्सवर्थ का ये प्रिल्यूड क्या है, अभी मैंने बताया कि ऑटोबायोग्राफी है, तो इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, आत्मा की आत्मकथा है, ये याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें उनके जीवन के शुरुआती अनुभवों से लेकर, एक्सपीरियंस से लेकर जब वो बड़े हो गए थे, यानी कि बचपन से लेके जब वो बड़े हो गए थे तब तक उनके मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा को दिखाया गया है, उनके विकास, उनके संघर्षों को और नेचर से उनके गहरे संबंध को भी ये जो प्रिल्यूड है दिखाती है, ऑटोबायोग्राफी इनकी है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग द प्रिल्यूड, तो प्रिल्यूड को इन्होंने लिखना कब शुरू किया। आगे सब क्वेश्चन है इसलिए मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आगे क्वेश्चन आपको सब मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि प्रिल्यूड को इन्होंने लिखना कब शुरू किया, 98, 99, 98, 99,
अच्छा 1898 है, 1908-09 बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ की जो द प्रिल्यूड है, इन्होंने लिखा कब स्टार्ट किया था, तो 1798 to 99 के बीच में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। और ये वह टाइम था जब वो फ्रांस में क्रांति और उनके प्रभाव से प्रेरित होकर लिख रहे थे। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये वो समय था जब वो फ्रांस में थे और क्रांति और उसके जो प्रभाव उन पर पड़ा था, उसी से प्रेरित होकर वो लिख रहे थे। ये उनकी शुरुआती कविताओं में से एक थी, ये याद रखना है। और इन्होंने लिखना कब शुरू किया था, 1798-99। कंप्लीट इन्होंने कब किया था इसको, 1805 में इसको कंप्लीट किया था विद 13 बुक्स के साथ, ये भी याद रखना है। ठीक है, 13 बुक्स इनकी 1805 में कंप्लीट हो गया था। और ये पब्लिश कब हुआ था, तो 1850 में ये पब्लिश हुआ था विद 14 बुक्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेंगे इस वजह से ज़्यादा इसमें, तो ये याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। When did Wordsworth finish writing the prelude? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं बता नहीं रही थी कि इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड को कब पूरा किया। तो प्रील्यूड को वर्ड्सवर्थ ने 1805 में पूरा किया था, जस्ट मैंने बताया। ठीक है, हालांकि ये उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई थी, ये उनके सबसे गहन और महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हेन वाज द प्रील्यूड पब्लिश्ड? कब हुआ था पब्लिश, अभी मैंने बताया 1850 में पब्लिश हुआ था, आफ्टर द वर्ड्सवर्थ डेथ। इनके डेथ के बाद आई थिंक 2-3 वीक्स बाद ही हुआ था। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ही हुआ था। इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन। ठीक है, उन्होंने ही प्रील्यूड को पब्लिश कराया था। जब इन्होंने इस चीज़ को लिखा था ना, प्रील्यूड को, जब इन्होंने प्रील्यूड लिखा था तब इन्होंने टाइटल क्या दिया था, अ पोएम टू कोलरिज। ठीक है, अ पोएम टू कोलरिज, ये याद रखना है। अ पोएम टू कोलरिज इन्होंने टाइटल दिया था जब इन्होंने लिखा था इसको। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने जब इसको अर्ली में शुरुआती में लिखा था तो आप पोएम टू कोलरिज टाइटल दिया था, लेकिन जब ये पब्लिश हुआ था 1850 में, इसको 1850 में पब्लिश कराया गया था, तो इनकी जो वाइफ थी, विडो थी मैरी हचिंसन, इन्होंने ये टाइटल दिया था द प्रील्यूड। तो द प्रील्यूड करके ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका सब टाइटल भी है द ग्रोथ, इसका सब टाइटल भी है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये भी याद रखना है। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु एडिटेड द प्रील्यूड फॉर पब्लिकेशन इन 1850? ये बताना है कि मतलब 1850 में प्रील्यूड को किसने एडिट किया था, 1850 में एडिट इसको किसने किया था, प्रील्यूड को। ठीक है, मिस्टर कार्टर, ये कौन थे, ये पोएट के सेक्रेटरी थे, कि जॉफ्री हार्टमैन, कि एमएच अब्राम्स, की जॉन सिंह जॉन, किसने किया था ये बताना है। तो ये सचिव थे। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के ये सेक्रेटरी थे। मिस्टर कार्टर ने ही द प्रील्यूड को एडिट किया था और इसे पब्लिश भी करवाया था, ये भी याद रखना है। मतलब उस मिल के पब्लिश करवाया था, हालांकि उनकी वाइफ ने पब्लिश करवाया था, ये भी याद रखना है। ये उनकी बायोग्राफी थी, तो ये याद रखना है, मिस्टर कार्टर द पोएट सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डज द प्रील्यूड प्रेजेंट? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रील्यूड क्या प्रस्तुत करता है, क्या प्रेजेंट करता है प्रील्यूड, बताना है यहाँ पे। इम्प्रेशन ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मेच्योर मैनहुड, या क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, एनालिसिस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, तो ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रेशन यानी कि प्रील्यूड में वर्ड्सवर्थ ने अपने शुरुआती बचपन से लेकर, जब वो बचपन में ही थे, शुरुआती बचपन से लेकर परिपक्व तक, यानी कि वयस्क होने तक, अपने मानसिक प्रभावों को इसमें इन्होंने एक्सप्रेस किया है, बताया है। बचपन से लेके बड़े होने तक की पूरी कहानी इसमें इन्होंने बताई है। ठीक है, इसमें उनके एक्सपीरियंस भी हैं, नेचर के प्रति प्रेम भी है, आध्यात्मिक यात्रा का भी इसमें इन्होंने अच्छे से बाकायदा इसमें विवरण है, यानी कि उन्होंने बताया है, अपने जीवन के बारे में बताया है कि उन्होंने शुरुआती बचपन से लेकर बड़े हुए क्या क्या हुआ
और जो भी उनके ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ा उस चीज़ को भी उन्होंने एक्सप्रेस किया है, आर्टिकुलेट किया है। और जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं, उन नेचर के प्रति उनके प्रेम है, आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं प्रील्यूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ प्लान फॉर द प्रील्यूड? ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड के लिए क्या योजना बनाई थी, ये बताना है। वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड के लिए क्या योजना बनाई थी? टू मेक इट अ पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम द रिक्लूस, टू पब्लिश इट एज अ स्टैंड अलोन नोवेल, कि टू यूज इट एज फिलोसफिकल एसे, कि टू कीप इट अनफिनिश्ड। तो इन्होंने प्रील्यूड के लिए क्या योजना बनाया था? तो हम सभी को पता है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। टू मेक इट अ पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम रिक्लूस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड को अपनी अधूरी लंबी कविता रिक्लूस का एक हिस्सा बनाने की योजना बनाई थी। ठीक है, ये उनकी आत्मकथा के रूप में रिक्लूस के लिए भूमिका एक इंट्रोडक्शन का कार्य करती है, मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, प्रील्यूड को अपनी अधूरी लंबी कविता यानी कि रिक्लूस का एक पार्ट बनाने के लिए उन्होंने किया था एज ए इंट्रोडक्शन। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम टिंटन एबे? तो टिंटन एबे की कंप्लीट टाइटल क्या है? क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं एग्जाम में कैसे भी बन सकते हैं। इजी, टफ, मॉडरेट, कैसे भी बन सकते हैं भाई। 4 ही राइटर है, ज़्यादा राइटर तो है नहीं, 4 राइटर्स में आपके क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। अब ये नहीं है कि अरे मैम इतना डीप नहीं जाएगा या इतना इजी नहीं आएगा, तो कुछ भी हो सकता है, इजी भी आ सकता है और डीप भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 4 राइटर्स दिया है, आपको सिर्फ 4 राइटर ही पढ़ना है। अगर राइटर की बात किया जाए तो 4 राइटर ही पढ़ना है, तो 4 राइटर पढ़ने का मतलब डीपली पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो उनके माइंड के ऊपर है क्या पूछेंगे। अब इजी क्वेश्चन कराएं तो ये कहोगे कितना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, आ भी सकता है, इजी भी क्वेश्चन आ सकते हैं और टफ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताना इसकी फुल टाइटल क्या है, तो यही टाइटल है फुल। ठीक है, यही आपकी फुल टाइटल है। ओके, और ये भी याद रखना है, ये जो पोयम है ये 13 जुलाई 1798 को वाई रिवर के किनारे एक यात्रा के दौरान लिखी गई थी। इस टाइटल से वर्ड्सवर्थ की नेचर के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और यात्रा के अनुभव को दर्शाने की जो उनकी इच्छा है वो स्पष्ट होती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हाउ मेनी ईयर्स हैड पास्ड बिटवीन वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट टू टिंटन एबे एंड हिज रिविजिटिंग इट इन 1798? तो यहाँ पे क्या कहा जाए, टिंटन एबे की वर्ड्सवर्थ की पहली यात्रा और 1798 में और जो दूसरी है पुनः यात्रा के बीच कितने वर्ष का अंतर था, यानी कि पहली यात्रा और सेकंड यात्रा के बीच में कितने वर्ष का अंतर था, कितना गैप था। 5, 3, 7 या 10 बताना है। ठीक है, तो कि वर्ड्सवर्थ ने पहली बार टिंटन एबे की यात्रा कब की थी, तो 1793 में की थी, और उसके बाद 5 साल बाद 1798 में दोबारा उन्होंने रिविजिट किया था, उन्होंने इसे दोबारा देखा था। तो 5 ईयर्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन वर्षों में उनके विचार दृष्टिकोण में काफ़ी परिपक्वता आ गई थी, यानी कि 1793 में गए थे तो वो थोड़ा मतलब छोटे ही रहे होंगे या यंग रहे होंगे। उसके बाद जब ये 1798 में गए तो काफ़ी इनके अंदर परिपक्व मेच्योरिटी आ गई थी, और ये हम मतलब पोयम में दिखता है, झलकता है। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया है कि 5 साल पहले मैं गया था तब क्या चीज़ें थी, 5 साल के बाद मैं उस जगह पे जा रहा हूँ तब क्या चीज़ें आई हैं। तो उससे पता चलती है कि पोएम में साफ साफ उनकी मैच्योरिटी दिखाई देती है। हु डज वर्ड्सवर्थ एड्रेस इन टिंटन एबे? तो टिंटन एबे को उन्होंने मतलब वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे में किसे एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि किससे बात कर रहे हैं। एड्रेस मतलब यहाँ पे किससे वो बात कर रहे हैं टिंटन एबे में, ड्रोथी से, वाइफ से, मदर से, या अपने फ्रेंड कॉलरिज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन, इनकी सिस्टर रहती हैं ड्रोथी वर्ड्सवर्थ, इनको संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं। उन्होंने ड्रोथी को अपने विचार और अनुभव साझा करने का माध्यम बनाया है। उसमें उन्होंने ड्रोथी को ही अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो एक अनुभव हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ड्रोथी उनके लिए नेचर के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब इन टिंटन एबे? तो वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे में क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या वर्णन करते हैं? सीन्स एंड हिज व्यूज ऑन नेचर, या बस्टलिंग सिटी, डेप्थ ऑफ द सी,
कि माउंटेन एक्सपेडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का आंसर यही होगा, द सीन एंड हिज व्यूज़ ऑन नेचर। इस कविता में वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एब्बे के आसपास के प्राकृतिक जो सीन्स हैं, नेचुरल जो सीन्स हैं, प्रकृति के प्रति अपने विचार को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वह नेचर की सुंदरता और इसकी शक्ति को आत्मा की शांति प्रेरणा देने वाला मानते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। हाउ डज द मेमोरी ऑफ द ब्यूटिफुल सीन्स अराउंड टिंटन एब्बे हेल्प वर्ड्सवर्थ ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन बनता है ना, जैसे टिंटन एब्बे से क्वेश्चन हमें बनाना है, या सॉलिटरी रीपर से बनाना है, या फिर इंटीमेशन से बनाना है, ओड इंटीमेशन, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, ये उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टिंटन एब्बे के जो सुंदर सीन है, जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं, ब्यूटीफुल सीन्स के जो स्मृतियां हैं या यादें बोल सकते हैं, वर्ड्सवर्थ को संकट और परेशानी के समय कैसे सहायता करती है। मतलब जब वर्ड्सवर्थ बहुत डिस्ट्रेस में रहते हैं, ट्रबल में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो उस समय वो अपने टिंटन एब्बे के ब्यूटीफुल सीन्स को याद करते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है। जैसे आपने डैफोडिल्स पढ़ा होगा, डैफोडिल्स में भी वो क्या करते हैं, वो जो बहुत ही पेंसिव मूड में रहते हैं, बहुत ही सैड मूड में रहते हैं, तो वो उन फूलों को, उन डैफोडिल्स को याद कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उसी तरह यहाँ पे भी पूछा गया है कि जब ये बहुत ट्रबल, बहुत डिस्ट्रेस मूड में रहेंगे, तो वो ब्यूटीफुल सीन्स के यादों को, उनकी यादों को याद कर लेते हैं, स्मृतियों को याद कर लेते हैं, तो वर्ड्सवर्थ को कैसा फील होता है। मतलब ये इनकी परेशानियों को बढ़ा देता है कि कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, क्या नॉस्टैल्जिया हो जाते हैं, क्या करता है। तो इट गिव्स हिम रिलीफ, उन्हें रिलीफ देता है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, तो याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार टिंटन एब्बे के जो सीन की यादें हैं ना, जो सीन की दृश्यों की यादें हैं, उन्हें कठिन समय में मानसिक शांति, राहत प्रदान करता है। ठीक है, और ये जो यादें हैं उन्हें आध्यात्मिक आनंद और नई ऊर्जा देती हैं वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन हिज यूथ हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज लव फॉर नेचर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ अपने यूथ में नेचर के प्रति अपने प्रेम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। मतलब जब वो युवा अवस्था में थे, यूथ में, युवा अवस्था में थे, तो वो नेचर के प्रति अपने प्रेम को कैसे वर्णित करते हैं। थॉटलेस, पैशनेट एंड सेंसुअस, इनडिफरेंट, डिस्टेंट, रैशनल एंड मॉडरेट, या इंटेलेक्चुअल एंड डिटैच, क्या करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार उनकी युवा अवस्था में नेचर के प्रति उनका प्रेम एक भावुक रहता था, एक संवेदनशील था, बिना किसी गहरे विचार का था। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट हैज़ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर बिकम इन हिज मैच्योर ईयर्स। तो वर्ड्सवर्थ के परिपक्व यानी कि मैच्योर ईयर्स में नेचर के प्रति उनका प्रेम क्या बन गया था। वर्ड्सवर्थ के मैच्योर ईयर्स में नेचर के प्रति उनका प्रेम क्या बन गया था। स्पिरिचुअल, इंडिफरेंट, पैशनेट या डिटैच, क्या बन गया था। मतलब जैसे जैसे वो मैच्योर हो गए, उनके साल बढ़ते गए, मैच्योर ईयर्स आने गए, तो वो नेचर के प्रति उनका प्यार और क्या बन गया था। धीरे 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 जैसे कहते हैं ना, धीरे 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 पागल प्यार जो हो जाता है वो पागलपन में उतर जाता है। इनका जो प्यार था नेचर के प्रति वो कैसा हो गया था, स्पिरिचुअल हो गया था, आध्यात्मिक हो गया था। यानी कि जैसे जैसे वर्ड्सवर्थ परिपक्व हुए, मैच्योर हुए, उनका नेचर के प्रति प्रेम गहराई और आध्यात्मिकता से भर गया था, स्पिरिचुअल हो गया था। ठीक है, उन्होंने नेचर को केवल सौंदर्य के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और शिक्षिका के रूप में देखा। उन्होंने सिर्फ नेचर की ब्यूटी को नहीं देखा। जैसे जैसे वो बड़े हुए ना, उनकी मैच्योरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्होंने नेचर को केवल सौंदर्य के रूप में नहीं देखा बल्कि एक मार्गदर्शक, गार्जियन, टीचर के रूप में देखा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज वर्ड्सवर्थ व्यू ऑफ नेचर इन टिंटन एब्बे। तो टिंटन एब्बे में वर्ड्सवर्थ की प्रकृति के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, नेचर के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, अभी मैंने जस्ट बताया है। नेचर के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, मैंने अभी बताया। जैसे जैसे उनकी मतलब उनकी जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ती गई, वैसे वैसे वो नेचर को कैसे देखने लगे। नेचर इज़ अ मदर, नेचर इज़ अ गार्जियन, नेचर इज़ अ नर्स एंड मॉरल टीचर के रूप में वो देखने लगे। ठीक है, वर्ड्सवर्थ नेचर को एक माँ, संरक्षक, मतलब गार्जियन, नर्स और एक मॉरल टीचर के रूप में देखते थे। उनके अनुसार नेचर जो है वो मानव आत्मा की गहराई, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करती है।
ठीक है। तो ये भाई ये उनके वर्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको इतने डीपली क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो इसमें सब कुछ कवर किया गया है इस पीडीएफ में। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम पब्लिश्ड इन 1807, पार्टली रिटन इन 1803 एंड पार्टली इन 1806। ठीक है। मैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम पीडीएफ ले लेंगे तो समझेंगे कैसे, उसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सब कुछ मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है जिससे आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो है ही है कि आप समझ ही जाएंगे, आपको पढ़ाना भी है कल को। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आप जब पढ़ोगे खुद ना, आप खुद ही समझोगे, किसी की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। ये जो नई वाली पीडीएफ आप लेने वाले हो, ठीक है। और मुझे लगता है ये नई वाली पीडीएफ जो बनेगी ना, ये बाइलिंगुअल, इसमें हिंदी भी है और आप सभी को लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है, ऐसी कौन सी मतलब वर्ड्सवर्थ की पोयम है जो 1807 में ये पब्लिश तो हुआ है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, लेकिन इसको जब कुछ हिस्सा इसका 1803 में लिखा गया है, कुछ हिस्सा इसका 1806 में लिखा गया है। कौन सी वो पोयम है? तो इस कविता में वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, बचपन की यादें, आत्मा की अमरता की भावना को व्यक्त किया है। ये 1803 और 1806 में लिखी गई है, मतलब एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ था 1803 में। अच्छा 3 भी आता है, कहीं कहीं 4 भी आता है, मैंने 4 भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर कहीं 4 भी आएगा तो वो भी सही है, ठीक है। 3 भी आता है, 4 भी आता है, कहीं कहीं 3 और 4 दोनों याद करके रखना है आपने। और यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यही आपकी है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। यही आपका जो एक हिस्सा इनका, मतलब कुछ हिस्सा 1803 में और 1806 में लिखा गया था, और टोटल ये मिला के 1807 में पब्लिश हुआ था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 3-4 वर्क तो कवर ही कर दिए ना, टिंटन एब्बे, फिर आपका ये आ गया, इसके पहले भी शायद था कोई वर्क, हाँ प्रिल्यूड था, प्रिल्यूड, फिर टिंटन एब्बे, फिर ये आपका आ गया ओड वाला आ गया। तो ऐसे कवर किया गया है सारे वर्क को। व्हाट इज द मोटो ऑफ द ओड इन द 1807 एडिशन ऑफ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। मतलब 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ओड का जो मोटो है वो क्या था। मोटो मीन्स क्या होता है, आदर्श वाक्य, ठीक है, आदर्श वाक्य, ठीक है। 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ओड का जो आदर्श वाक्य मोटो वो क्या था बताना है। यहाँ पे क्या था, उसका मोटो क्या था जब ये पब्लिश हुआ था 1807 में। ये जो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड है 1807 में पब्लिश हुआ था, इसका मोटो क्या था बताना है। पाउलो मैजुरा कैनामस या कार्पे डिम, टेम्पस फुजिट या मोमेंटो मोरी। देखिए ये आपका सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है उसका मोटो क्या था। तो राइट आंसर यहाँ पे ए ही हो जाएगा, पाउलो मैजुरा कैनामिस, ठीक है। पाउलो मैजुरा कैनामिस, यही मोटो के मतलब ओड के लिए, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी के लिए मोटो चुना गया था, तो यही था पाउलो मैजुरा कैनामस, मोटो के रूप में चुना गया था। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी समझा दे रही हूँ कि आओ कुछ ऊंचे और महत्वपूर्ण विषयों पर गाएं। जिसका मतलब क्या होता है, आओ, हिंदी लिख दे रही हूँ, कुछ ऊंचे और महत्वपूर्ण विषयों पर गाएं, ठीक है। ओह शिट, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, ओके। यस यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे है, यहाँ पे मैंने बता दिया, आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट डज द मोटो पाउलो मैजुरा कैनामिस मीन। अभी मैंने बताया है लेकिन हिंदी में बताया, अपने इंग्लिश में बताना है यहाँ पे कि पाउलो मैजुरा कैनामिस मतलब क्या होता है। अब ये चीज़ें क्यों की गई, ये जो ओड था ना, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, उसी की बात हो रही है। ये ओड के गहरे और दार्शनिक सब्जेक्ट को बताता है, ठीक है। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि पाउलो मैजुरा कैनामिस क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। जस्ट अभी बताया, ये लैटिन एक फ्रेज़ है ना, लैटिन फ्रेज़ है।
लेट अस सिंग ऑफ थिंग्स अ लिटिल मोर एलिवेटेड। ठीक है, ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब आओ कुछ अधिक ऊंचे और महत्वपूर्ण विषयों पर गाएं, मैंने अभी बताया है। और ये उच्च विचारों आध्यात्मिक विषयों की ओर वर्ड्सवर्थ की आकांक्षा को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन 1815, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके सिर्फ टीजीटी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, अगर वर्ड्सवर्थ कहीं पे भी है ना, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी या नेट जीआरएफ कहीं पे भी आपके वर्ड्सवर्थ आ रहे हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन 1815 what lines did Wordsworth prefix to the ode at the suggestion of Henry Crabb Robinson? इसका बताना है कि 1815 में वर्ड्सवर्थ ने ओड के लिए हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के सजेशन पर कौन सी लाइनें जोड़ी, बताना है यहाँ पे। द लाइन्स ऑफ रेनबो की लाइन्स ऑफ सॉलिटरी रिपर, लाइन्स ऑफ टिंटन एब्बे, लाइन्स ऑफ प्रिल्यूड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत डीप क्वेश्चन चला गया है ये, तो टीजीटी में ही नहीं पीजीटी में आ सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे भी डीपली पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि नेट जेआरएफ, जहाँ पे भी आपके वर्ड्सवर्थ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1815 में यही पूछा गया कि वर्ड्सवर्थ ने ओड के लिए हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के सुझाव पर कौन सी लाइनें जोड़ी थी। ओड के लिए उसी ओड में ही कौन सी लाइनें उन्होंने जोड़ी थी, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, लाइन्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, रेनबो की लाइनें 1815 में ओड के शुरुआत में द रेनबो से लाइनें जोड़ी थी उन्होंने। इन लाइनों का उद्देश्य कविता के विषय और भावनात्मक गहराई को बढ़ाना था। ठीक है, उन्हें शुरुआत में ही जोड़ा था, जैसे वो था नहीं, वो था ना द सन इज़ द फादर ऑफ मैन, ऐसे कुछ करके था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, वही लाइनें हैं, रेनबो से उठा के उन्होंने उसमें जोड़ा था। और किसके, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हेनरी क्रैब रॉबिन्सन, इन्हीं के सुझाव से उन्होंने जोड़ा था 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन मैंने रखा है आई थिंक। व्हाट इज द थीम ऑफ ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये फुल टाइटल है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ओड की फुल टाइटल है, ये पूरा नाम है। ठीक है, इसका विषय क्या है ये बताना है, इसका थीम क्या है, इस ओड का थीम क्या है। शोल्स इमोर्टैलिटी बेस्ड ऑन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यही है, मुझे पता आप लोग इसी पे जाएंगे क्योंकि लेंदी आंसर है। तो इस ओड का जो मुख्य विषय है वो आत्मा की अमरता और बचपन की यादों के आधार पर उसकी दिव्यता पर आधारित है। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि बचपन में आत्मा जो होती है वो दिव्य स्रोत से जुड़ी होती है, यानी कि हेवन से डायरेक्ट जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट हैपेंस टू द मेमोरी ऑफ इमोर्टैलिटी एज वन ग्रोज ओल्डर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है इमोर्टैलिटी यानी कि अमरता की जो स्मृति का क्या होता है, यानी कि इमोर्टैलिटी की जो मेमोरी है वो उसका क्या होता है जब जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, मनुष्य बड़ा होता है, मतलब बचपन में ही रहेगा, बचपन से धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो जो इमोर्टैलिटी की मेमोरी है, अमरता की जो स्मृति है वो क्या होती है। इट फेड्स फ्रॉम वन पॉइंट, दिमाग से स्किप हो जाती है, कि बहुत स्ट्रांग हो जाती है, कि सेम ही रहती है, या फिर पूरी तरह से गायब हो जाती है, बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट फेड्स फ्रॉम वंस माइंड। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, बचपन की जो दिव्यता है और अमरता की जो यादें हैं वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं, फेड हो जाती हैं। तो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये दुनिया की जो व्यवहारिकता है और जिम्मेदारियों के कारण होता है। भाई जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा वो दुनिया में आएगा, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, मिलेगा जुलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम बचपन में रहते हैं, बचपन में चीज़ें बस एक सीमित होता है, घर में रहेंगे, छोटा बच्चा रहता है, एक सीमित होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा, वो बाहर निकलेगा और लोगों से मिलेगा, तो काफ़ी चीज़ें उसके जीवन में होती रहती हैं, शादी होंगे, बच्चे होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तो क्या होती है, धीरे धीरे फेड हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। वर्ड्सवर्थ का कहना है। ठीक है, हाउ डज वर्ड्सवर्थ आइडियलाइज द चाइल्ड इन द ओड। तो ओड में वर्ड्सवर्थ बच्चे को कैसे, मतलब कैसे आदर्श मानते हैं, किस ओड में, इसी इंटीमेशन वाले में बच्चे को वो कैसे आदर्श मानते हैं, एज अ माइटी प्रॉफिट, शीर ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड फिलोसोफर के रूप में, या फिर नाइव एंड इनोसेंट, या रेबेलियस, या फिर पैसिव ऑब्जर्वर। तो वर्ड्सवर्थ ने बच्चे को महान भविष्यवक्ता, ठीक है, माइटी प्रॉफिट, शीर ब्लेस्ड,
धन्य जो दृष्टा है, और बेस्ट फिलोसोफर यानी कि सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक के रूप में उन्होंने इसको चित्रित किया है। उनके अनुसार बच्चा क्या है, दिव्य सत्य और प्रकृति के बहुत ही करीब है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भगवान, हम लोग कहते हैं ना बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं। हम लोग कहते हैं ना बच्चे जो होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। उसी तरह वर्ड्सवर्थ ने बच्चों को क्या किया है कि बच्चों के अंदर बहुत ही मतलब छोटे उनका मासूम दिल होता है, बहुत दिव्य शक्ति उनके अंदर होती है, वो नेचर के बहुत करीब होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसके बाद खत्म है। व्हाट कंपनसेशन डज वर्ड्सवर्थ फाइंड हर लूजिंग द विजन ऑफ चाइल्डहुड। तो बचपन के दृष्टिकोण को खोने के लिए वर्ड्सवर्थ को क्या संभावना मिलती है। मतलब उन्होंने, इनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं बचपन के दृष्टिकोण को क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वो फेड हो जाता है। तो आखिर इनको संभावना क्या मिल रही है, क्या कंपनसेशन मिल रहा है। He has become more human and developed sympathy for his fellow beings। मतलब वर्ड्सवर्थ को ये संभावना मिलती है कि बचपन की जो दिव्यता है उसको खोने के बावजूद भी उन्होंने सहानुभूति और मानवता को विकसित किया है। भले ही उन्होंने बचपन की जो दिव्यता है, जो मासूमियत, उसको खो दिया है, लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं उनको क्या मिला है, सिंपैथी मिली है, मानवता को विकसित किया, उनके अंदर एक ह्यूमन डेवलप्ड हुआ है। ये उन्हें अपने साथियों के साथ अधिक गहरे संबंध, उनके बहुत सारे साथी बन जाते हैं, बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है ना, वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट ही है, यस। नहीं 2 क्वेश्चन और है। व्हाट हैज़ वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर बिकम विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या कि समय के साथ वर्ड्सवर्थ के नेचर की दृष्टि क्या बन गई, मतलब समय के साथ साथ वर्ड्सवर्थ की जो प्रकृति की दृष्टि है वो क्या बन गई है। बहुत ही सोबर एंड कैपेबल ऑफ सीइंग समथिंग नोबलर एंड वाइजर इन हम्बल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। मतलब वर्ड्सवर्थ की जो दृष्टि है वो समय के साथ साथ क्या हो गई है, परिपक्व हो गई है, मैच्योर हो गई है। अब वो नेचर को साधारण तथ्यों में भी उच्च और बुद्धिमान अर्थ से देखते हैं। उनकी गहरी समझ आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। फ्रॉम whom might वर्ड्सवर्थ हैव borrowed द आइडिया फॉर द ओड। तो यहाँ पे ओड के लिए वर्ड्सवर्थ ने विचार कहाँ से लिया हो सकता है, मतलब उन्होंने कहाँ से बोरो किया है आइडिया इस ओड के लिए, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी के लिए उन्होंने ये आइडिया कहाँ से बोरो किया है। हेनरी वॉन्स के रिट्रीट की, जॉफ्री चौसर के कैंटरबरी टेल्स की, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की, विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बताना है। तो ये हम सभी को पता है। हेनरी वॉन, वर्ड्सवर्थ ने हेनरी वॉन की कविता द रिट्रीट से प्रेरणा ली है। द रिट्रीट में भी बचपन और दिव्यता के विचार पर जोर दिया गया है, जो ओड के विषय में भी मेल खाता है। तो इसमें क्या चीज़ें इन्होंने ली है कि द रिट्रीट में भी नेचर के ऊपर इन्होंने लिखा है, नेचर नहीं बचपन के, ह्यूमन के ऊपर लिखा है, बचपन और दिव्यता के विचार पे ही जोर दिया गया है, जो ओड में सेम वही चीज़ दिख रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने यहाँ से ही विचार बोरो किया है अपने वर्क में। ठीक है, तो इतना ही था। इसके बाद आपका आता है व्हेन वाज ओड टू ड्यूटी कंपोज। ओड टू ड्यूटी मतलब सारे वर्क को इसी तरह कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। काफ़ी लेंदी हो गया है, तो जो कोई भी पीडीएफ में इंटरेस्टेड है, ये 4 राइटर जो मैंने कंप्लीट, अच्छा हाँ ये भी बताना चाहूँगी, ये जो 4 राइटर मैंने कंप्लीट किया ना, इसमें भी क्वेश्चन यूनिक है, बट इसमें बस एक ही चीज़ की कमी हो गई है कि क्वेश्चन विद आंसर है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा बस ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ये नॉलेज को इंक्रीज ही करेगा। तो ये पीडीएफ आपको 199 में मिल जाती है, 4 राइटर कंप्लीट है, और इसके साथ साथ लिटरेरी टर्म्स मूवमेंट्स वो सब आपको 79 में मिल जाता है। टोटल आप लेते हैं तो 278 आपको पे करना होगा, पूरा कंप्लीट टीजीटी का आपको मिल जाएगा ये प्रैक्टिस। ठीक है, और इसी नंबर पे, ठीक है, इसी नंबर पे आप लोग 8081848735 इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ से आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं। और ये मेरी न्यू वाली पीडीएफ के क्वेश्चन थे जो आपको हिंदी वाले, ठीक है, ये हिंदी वाले, लेकिन अभी ये बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तब इसको लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको तो ज़रूरी लेना है आप लोग को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जिसको ये सब पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके, व्हाट्सअप करके पीडीएफ पा सकता है। ठीक है, अब इस नंबर से आप लोग अगर ये पीडीएफ लेते हैं तो कल को ये पीडीएफ भी बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको फिर उसी नंबर पे कांटेक्ट नंबर रहेगा आपके पास, कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं ईजिली। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।